स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अधिगम स्टडी पॉइंट में। इस चैनल का नाम मैंने बदलकर अधिगम स्टडी पॉइंट कर दिया है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में मैं क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने बायोलॉजी को शुरू किया था। ये जो चैप्टर है 2 है यह, और इस चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इसमें थोड़े बहुत टॉपिक्स को कवर किया था कि साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि जो सेल या कोशिकाएं हैं उनका ओरिजिन जो है वाटर से हुआ है। वाटर में भी छोटे जो वाटर पूल्स होते हैं उनसे उसको कनेक्ट किया कि छोटे वाटर पूल से ओरिजिन सेल का हुआ है। और इसके लिए एग्जाम्पल में इन्होंने दिया था हॉट स्प्रिंग जो है उसके बारे में बताया था कि वहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि सेल का या लाइफ का ओरिजिन वहाँ से हुआ था। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि सेल की स्टडी कैसे करेंगे। तो सेल की स्टडी करने के लिए हमने 2 माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, जो है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साथ ही साथ यह पढ़ा कि सेल के साइज़ को कैसे निकाला जाता है। किसी एक सेल के साइज़ को निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट एक किया और उसको हमने एक सेल के साइज़ को निकाला। तो ये जो भी टॉपिक्स मैंने बताया, इसका डिटेल वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया था, जिसे आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि सेल्स जब एक ऑर्गेनाइज होते हैं, जब ख़ास तौर से एक तरह के जब सेल ऑर्गेनाइज होकर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यूज़ जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज्ड होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इन लोगों को जब ये एक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम या टिश्यू ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो उन लोग को एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपने आपस में और अपने आसपास के सराउंडिंग से इंटरेक्शन करना पड़ता है। और ये इंटरेक्शन जो होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ये चीज़ होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है उसके द्वारा ही कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है या सेल से बाहर आता है। तो ये है एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक सी जानकारी। और हमने यह भी जाना कि सेल मेम्ब्रेन क्यों ज़रूरी है, उसका क्या 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 काम है। तो सीधा और एक महत्वपूर्ण काम है कि इस सेल के अंदर कोई चीज़ को लाना, कोई सब्सटेंस को लाना, और सेल के बाहर कोई सब्सटेंस को करना। और साथ ही साथ ये क्या करती है, सेल के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसको आगे हम लोग डिटेल में जिसका स्टडी करेंगे। तो उन चीज़ों का जो सेल मेम्ब्रेन है उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। उनका प्रोटेक्शन कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, उसको एक और नाम से जानते हैं, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो कभी भी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंफ्यूज नहीं होना है। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही भी कहते हैं। ठीक, आइए बात समझ में। इसके बाद हम ये जानेंगे कि देखिए, सेल मेम्ब्रेन तो जान गए हम लोग कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है हर चीज़ को आने जाने नहीं देती अपने अंदर और बाहर। ये क्या होती है, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक, ये कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर आने देती है, और कुछ ही चीज़ को वो बाहर, मतलब कुछ ही गिने चुने सब्सटेंस को ही अपने द्वारा पास होने देती है। तो तो सेल का यह गुण जो है, क्या है सेल का यह गुण, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल होना। मतलब ये कुछ ही सब्सटेंस को अपने थ्रू आने जाने देती है।
तो ये हम तो सेल मेम्ब्रेन का कुछ जो उसके खासियत क्या है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे कि दो बीकर लेंगे, बीकर ए और बीकर बी। देखिए यहाँ पे लिया है बीकर ए और बीकर बी। क्या किया गया है, विद द हेल्प ऑफ ए किचन नाइफ केयरफुली कट ए पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज। एक आलू को हमने के 2 पीस में काट दिया, ठीक, लेकिन दोनों का साइज़ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मेज़र एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेज यूजिंग ए वेइंग मशीन। उनके वेट को हमको नाप लेना है और रिकॉर्ड मतलब लिख लेना है। पुट 1 piece of the potato in beaker A with plain water. Put the other piece of potato in beaker B with 20% salt or sugar solution. क्या करना है, बीकर ए में प्लेन वाटर रखना है, बीकर बी में हमें क्या रखना है, शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन, वो भी 20% होना चाहिए। 20% शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन रखना है हमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, कब तक, जबकि उनका साइज़ चेंज न हो जाए। उसके बाद जब हम देखेंगे कि साइज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तब हम उसको मतलब उसको देखेंगे और उसका जो भी मेज़रमेंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वेट करेंगे, और जो डिफरेंस है उसको देखेंगे क्या डिफरेंस है। ए वाले बीकर में क्या आलू जो डाला उसकी क्या स्थिति है, बी वाले के पोटैटो की क्या स्थिति है, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बीकर ए का जो पोटैटो है वो फूल जाएगा, ठीक, और बीकर बी का जो पोटैटो है वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों, देखो क्या हुआ था कि हमने बीकर ए में क्या डाला था, हमने बीकर ए में डाला था प्लेन वाटर, ठीक, और बीकर बी में क्या डाला था, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन डाला था, ठीक। तो क्या हुआ, क्या हुआ इससे, बीकर ए वाला जो पोटैटो है वो क्यों फूल गया, इसलिए फूल गया क्योंकि बाहर पानी की मात्रा, वाटर का पानी की मात्रा ज़्यादा है और जो सेल है उसके अंदर कम है, तो बाहर से पानी अंदर जाएगा जिससे जो सेल है वो फूल जाएगी। और बी में क्या हुआ था, जब सॉल्यूशन में लेंगे, बीकर बी में हमने सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में पोटैटो को डाला था, तो उसमें क्या हुआ, जो पोटैटो की सेल्स हैं उसके अंदर पानी ज़्यादा हुआ, बीकर में जो सॉल्यूशन है उसमें कम है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जहाँ से पानी ज़्यादा है वहाँ से कम साइड में जाएगा, तो वो सेल से निकल के बीकर में जाएगा, तो वो जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा। होता क्या है, पानी जिधर ज़्यादा है उधर से पानी, जिधर कम है उधर जाएगा। तो इसलिए जो बीकर बी की में पोटैटो है उसके जो सेल्स हैं या पूरा पोटैटो हमें सिकुड़ा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी ज़्यादा था सॉल्यूशन से, तो उसके सारा पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, जिधर पानी कम था उधर चला गया, तो वो पोटैटो का पीस जो है वो सिकुड़ गया, ठीक। तो ये जो है इसको हम यहाँ पे एक वर्ड दिया है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या होता है ऑस्मोसिस में, जहाँ पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट कम, पानी ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, जब पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है तो वो सॉल्यूशन जो हुआ वो डाइल्यूट हुआ, ठीक। जहाँ पानी कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। तो पानी जो है ज़्यादा, जिधर पानी ज़्यादा है उधर से जिधर पानी कम है उधर की तरफ गति करती है। मूवमेंट पानी का किधर कैसे होता है, ज़्यादा से कम की तरफ। यही प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस कहलाता है।
इसको समझने के लिए सिंपली यही समझिए कि जब पानी ऑस्मोसिस में वाटर मूवमेंट क्या होता है, जिधर पानी ज़्यादा है उधर से पानी जिधर कम है उसकी तरफ जाता है, और यही जो वाटर का मूवमेंट है ये ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक, ये एक चीज़ समझी। तो एक बात और समझना है, यहाँ पानी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कम होगा। पानी ज़्यादा तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम। ठीक, और पानी अगर कम है सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, ये दो चीज़ें हमें समझनी थी और हम समझ गए। अच्छा, इसके बाद हमने डिफ्यूज़न पढ़ा था क्लास 8 में। डिफ्यूज़न में क्या पढ़ा था हमने? डिफ्यूज़न जो है नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, डिफ्यूज़न में क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, पार्टिकल्स का, किधर से, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आप कहेंगे कि दोनों तो एक ही चीज़ है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न लगभग एक हो गया। नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होती है और डिफ्यूज़न बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है। ठीक, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में ये एक अंतर है। ऑस्मोसिस जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू होती है और डिफ्यूज़न जो है वो बिना किसी मेम्ब्रेन के होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर का डिफ्यूजन हुआ अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का डिफ्यूजन एक तरह से ऑस्मोसिस है। और इसी तरह से प्लांट्स जो होते हैं सॉइल से वाटर को रूट से ले जाते हैं अब पत्तियों तक ऑस्मोसिस के द्वारा ही। ठीक, रूट से पत्तियों तक पानी कैसे जाता है, वाटर कैसे जाता है, ऑस्मोसिस के द्वारा ही जाता है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इसमें अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में सेल को रखने पर क्या होता है। तो पहला है जो पहली स्थिति बनती है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर होता है। ठीक, तो ये इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब अंदर और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। और इस तरह के जब सॉल्यूशन में हम एक सेल को रख देते हैं तो क्या होता है कि सेल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बस समान रूप से जो वाटर है वो सेल के अंदर और बाहर आते जाते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ना सेल का आकार चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरी स्थिति बनती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है सेल के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से। तो जब सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका मतलब वाटर ज़्यादा होगा। तो पानी अगर ज़्यादा है बाहर तो निश्चित रूप से वो बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा। ठीक, बाहर से जब अंदर की तरफ माने सेल के अंदर की तरफ पानी आएगा तो क्या हो जाएगी, जो सेल है हमारा वो फूल जाएगा।
सेल क्या होगा, फूल जाएगा। और ये जो मूवमेंट है वाटर का बाहर से अंदर की तरफ, इसको कहते हैं इंडोस्मोसिस। ठीक, इसको कहते हैं इंडोस्मोसिस। इसमें क्या होता है, कोशिका तो फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। जो एनिमल सेल्स हैं वो अधिक पानी के प्रेशर को नहीं झेल पाते, तो वो फट जाएंगे। लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं उनके चारों तरफ सेल वॉल होता है, जिसके कारण वो फटता नहीं है। वो क्या है, उसकी थोड़ा सा आकार उसका वो मतलब वो फटेगा नहीं, उसका आकार चेंज हो जाएगा। थर्ड वन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरी स्थिति क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। इसके पहले वाले क्या था, हाइपोटोनिक, और ये है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा और सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा। तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम, पानी उधर ज़्यादा। पानी किधर ज़्यादा रहेगा, सेल में। सेल में जब पानी ज़्यादा रहेगा तो पानी वाटर क्या होगा, वाटर का फ्लो किधर होगा, सेल से बाहर की तरफ। इससे क्या होगा, हमारे जो सेल है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक, और ये अंदर से बाहर की तरफ जो वाटर का फ्लो या वाटर मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं एक्सोस्मोसिस। ठीक, तो आइसोटोनिक में क्या हुआ, कोई मूवमेंट नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, हाइपोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक में बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब पानी उधर ज़्यादा, और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब पानी उधर कम। ठीक, तो पानी कहाँ से आएगी, ज़्यादा वाले से कम की तरफ, बाहर से अंदर आएगी, तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसमें क्या होगा, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या हुआ, पानी उधर ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है तो वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, जिससे कोशिका जो है, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी। ठीक, तो ये इस टेबल में है, इस चीज़ को हमने समझ लिया। जो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हैं उसमें क्या जो सेल है उसकी स्थिति क्या होती है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो 7 to 10 नैनोमीटर थिक होती है, और ये जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, और जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है वो इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बताता है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या करता है, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से बताता है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के 2 लेयर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्राइंग जो है उसमें दिखाया गया है कि इसमें जो लिपिड है उसके 2 लेयर होते हैं। ठीक, और जो लिपिड होते हैं उसके एक मॉलिक्यूल के 2 सिरे होते हैं। एक होता है वाटर एक्ट्रैक्टिंग हेड जो बाहर की तरफ होता है, और दूसरा होता है वाटर रिपेलिंग टेल जो अंदर की तरफ होता है। और जो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो धसे हुए इम्बेडेड रूप में होते हैं, धसे हुए रहते हैं। क्या जाना अभी हमने, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। किसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, ये सेल मेम्ब्रेन का है। तो क्या होता है इस मॉडल में, मेम्ब्रेन में लिपिड के 2 लेयर होते हैं। ठीक, प्रत्येक लिपिड में जो लिपिड होता है, जो उसका एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 सिरे होते हैं। जो वाटर एक्ट्रैक्टिंग है वो हेड होता है और वो बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड। तथा जो वाटर रिपेलिंग
टेल होता है वो अंदर की तरफ इनवर्ड होता है। और ये लिपिड अणुओं में मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, और ये लिपिड और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस झिल्ली के अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते रहते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड रूप में होते हैं इसलिए ये मूव करते रहते हैं। और इसमें जो प्रोटीन एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो गेट कीपर की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, गेट कीपर की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, सब्सटेंस को, जो भी सब्सटेंस है वो अंदर और बाहर करने का काम करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने क्या पढ़ा कि मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड के 2 लेयर होते हैं, और जो वाटर एट्रैक्टिंग हेड होता है वो बाहर होता है, आउटवर्ड होता है, और वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड होता है। और प्रोटीन उसमें क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए रहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड के वो आराम से वो मेम्ब्रेन के अंदर मतलब साइड वे मूव करते हैं, वो फ्लिप करते हैं, रोटेट करते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड रूप में होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्लूइड हुई, और प्रोटीन जो है वो गेट कीपर का काम करता है। ठीक, ये हमने जाना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक चीज़ और है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एक मोज़ेक की तरह मतलब अरेंज होते हैं, इसीलिए, और ये फ्लूइड की तरह अंदर मूवमेंट करते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। इसके बाद एक एक्टिविटी है जिसको मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, क्या करना है हमें अनियन लीफ या रोहियो लीफ, जिसको क्रेडल लिली भी कहते हैं, लेना है, और सेफ्रानाइन में उसको रंग देना है। ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। क्या किया हमने, अनियन लीफ या रोहियो लीफ को लिया, उसको सेफ्रानाइन में रंग दिया, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर के नीचे उसको रख के उसके जो सेल्स हैं उसको हम देखते हैं। उसी के बाद हम क्या करेंगे, एक और स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम अपने गाल की चिक का सेल रखेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे गाल से, और उसको हम क्लीन स्लाइड पे रखेंगे। उसमें पहले हम एक बूंद पानी की डाल लेंगे, उसके बाद कुछ बूंदे हम डालेंगे मिथाइलिन ब्लू की। ठीक, पहले पानी वाटर, फिर मिथाइलिन ब्लू, इसकी कुछ बूंदे डालेंगे। उसके बाद हम उसको कवर स्लिप पे रखेंगे। किसको रखेंगे, हम अपने चिक का जो सेल है उसको रखेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट सेल्स हैं वो बॉक्स शेप्ड के हैं और रेगुलरली अरेंज्ड हैं, वहीं पे जो हमारे चिक का सेल है वो इरेगुलरली अरेंज है। अभी ये फिगर में आप देखिए 2.8A जो है ये अनियन पिल का सेल है, और जो 2.8B है ह्यूमन चिक का सेल है। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को 20% शुगर सॉल्यूशन में डाल देंगे, आधे या 1 घंटे के लिए। उसके बाद उसको सॉल्यूशन से, दोनों सेल्स को सॉल्यूशन से बारी बारी निकालेंगे, और फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्लांट सेल है उसका सेल वॉल जो है वो तो सेम है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो सिकुड़ गया है। साथ ही साथ
जो स्पेस होता है इनर और आउटर बाउंड्रीज का, सेल की इनर और आउटर बाउंड्रीज के बीच जो स्पेस होता है वो बढ़ गया है, ठीक। और यही चीज़ होती है जो हमारे चिक की सेल है उसके संग भी क्या होते हैं, वो भी सिकुड़ जाता है। ये फिगर इस फिगर में देखिए 2.9 ए और बी। ए जो है वो लिली के लीफ का सेल है और जो बी है वो 20% शुगर सॉल्यूशन में डाला हुआ सेल है। ये इसको यहाँ पे दिया है और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये दोनों क्रेडल लिली के लीफ का ही सेल है। अब हम सेल वॉल के बारे में जानेंगे कि जनरली ये प्लांट्स सेल में होता है। देखिए क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे आंधी आई, बारिश हुई, इन सब से खुद को बचाने के लिए एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है। और ये जो है सेल मेम्ब्रेन, इसी सेल वॉल इसी के लिए माने यही स्ट्रक्चर उनको देता है। ये एक एडिशनल कवरिंग है। जो एनिमल सेल्स होता है उनमें सेल वॉल नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल होते हैं। ये एक एडिशनल कवरिंग है प्लांट सेल के चारों तरफ। ये क्या और क्या क्या में ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है लीव्स और फ्लावर को मतलब फ्रेम देने में, वो एक पोजीशन में रहें और उनका जो स्ट्रक्चर है बना रहे, इसमें सेल वॉल उनकी मदद करता है और साथ ही साथ उनको सीधा रखने में भी मदद करता है। ये जो होता है ये सेलेक्टिवली परमेबल के साथ साथ ये परमेबल भी होता है, पूरी तरह से परमेबल होता है। जिसका मतलब ये होता है, इससे क्या होता है कि ये हर तरह के मिनरल्स को कुछ मिनरल्स जो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको अपने द्वारा पास होने देते हैं। और इसी तरह जो प्लांट्स रूट होते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और सॉइल से पूरे प्लांट तक ऊपर तक भेजते हैं। सेल वॉल क्या हमने देखा, सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर देने के लिए, उनको अपराइट स्ट्रेट रखने के लिए। और ये क्या है, ये इनमें दोनों गुण हैं, ये परमेबल भी है और सेलेक्टिवली परमेबल भी है, जिसके चलते ये जो भी वाटर में डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको पूरे अपने बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। जब हम क्या देखिए, अब जब हमने क्या किया, ऊपर जो हमने अभी एक इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें हमने क्या देखा, हमने रोहियों के लीफ और या ऑनियन पील को कॉन्सेंट्रेटेड शुगर में रखा था, ठीक है। तो क्या हुआ, प्लांट शुगर जो है जब सॉल्यूशन में रखा तो प्लांट सेल जो है उसमें से पानी ऑस्मोसिस के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो सेल होता है वो सिकुड़ता नहीं है साइज़ में, क्यों, वो अपने जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है, जिसके चलते वो अपने शेप को मेंटेन कर लेता है, जिसके चलते वो सेल का स्ट्रक्चर या शेप चेंज नहीं होता है। जो अंदर का कंटेंट है वो तो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, लेकिन उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, शेप है सेल का, वो चेंज नहीं होता है। क्यों, यही रीज़न है सेल के बाहर जो सेल वॉल होता है। लेकिन हमारे एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होने के कारण वो अपना जो आकार है, वो शेप है, वो इजीली चेंज कर लेते हैं। जो इससे क्या होता है, जो सेल की मतलब जब शेप चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा,
सेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको सपोर्ट मिलता है, और जो ओवरऑल मूवमेंट और फंक्शन होता है एनिमल टिश्यू का, इसमें ये बहुत सपोर्ट करता है। प्लांट सेल में क्या है, उसके स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज नहीं हुआ, लेकिन एनिमल सेल में शेप चेंज होता है, जो कि उसके एनिमल सेल के फंक्शन और मूवमेंट को सपोर्ट करता है, और प्लांट सेल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सेल वॉल है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है सेल को। इसके बाद जो हम ये जानेंगे कि जो प्लांट सेल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेनली ग्लूकोज से बना होता है, और ये जो ग्लूकोज होते हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और जो हम लोग हैं, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग के डाइट में सेलुलोज जो है रफेज की तरह है, हमें रफेज की तरह वो काम करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे फंगी और बैक्टीरिया, उनके पास भी सेल वॉल होता है। क्यों होता है? उनको प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए उनके सेल को। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जाना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि अगर इन सॉल्यूशंस में हम सेल को रखते हैं तो क्या होता है। हमने सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को जाना, साथ ही साथ हमने सेल वॉल के बारे में जाना, तो ऑस्मोसिस और साथ ही साथ डिफ्यूज़न के बारे में भी जाना। आज की वीडियो में हमने इतनी चीज़ों को जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, क्या टॉपिक रहेगा हमारा? द सेल इंटीरियर कोऑर्डिनेट वर्किंग सिस्टम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।